ठीक है हम लोग का, और इसी को पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या सब है इसमें। सेक्स का मतलब हो गया लिंग। डिटर्मिनेशन होता है निर्धारण या निर्धारित कर पाना कि क्या होगा बच्चा। ठीक है, किसमें? लिंग मनुष्य में। इसमें पढ़ना है मनुष्य में लिंग निर्धारण, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। और ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है मेल का, वो XY होता है, और मेल ही निर्भर करता है कि बच्चा जो होगा वो क्या होगा। ये बच्चा या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके लिए परिवार या समाज में ब्लेम हमेशा महिलाओं को किया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि महिला के पास, ह्यूमन में कल हम लोग बात किए थे कि ह्यूमन में महिला के पास और ह्यूमन के पास और जो ड्रोसोफिला उसके पास सेम चीज होता है, सेम क्रोमोसोम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन में एक्स, मेल में XY क्रोमोसोम होता है और उसमें XX क्रोमोसोम होता है फीमेल में, और ड्रोसोफिला में भी सेम चीज होता है। तो ऐसे कंडीशन में डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल होता है, जबकि हमारा समाज जो है शुरू से ही ब्लेम करता आया है किसको? फीमेल को। ठीक है, बच्चा नहीं होता है फिर भी फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। ठीक है, बच्चा मेल या फीमेल, बेटा या बेटी होता है फिर भी फीमेल को ब्लेम किया जाता है। ये दोनों कंडीशन गलत है, क्योंकि बच्चा होने या ना होने के लिए जरूरी नहीं है कि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल हो, मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात, बेटा या बेटी हो उसके लिए कभी भी महिला निर्भर नहीं करती है, क्योंकि महिला के पास दोनों जो क्रोमोसोम होता है वो XX ही होता है, और पुरुष के पास X और Y होता है। जब XX से मिल जाता है तो बेटी होती है, और जब XY से मिल जाता है तो बेटा होता है। अब पुरुष के पास Y क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्या है कि पुरुष ही निर्धारित कर सकता है कि बेटा होगा या बेटी होगा, महिला कभी निर्धारित नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोग जो समाज में ब्लेम करते हैं महिलाओं को, ये गलत धारणा है। इस धारणा को बदलने की जरूरत है। और इसको, चूंकि लोग पूरे पुराने जमाने में लोग समझते नहीं थे कि क्या होता है, जबकि हम जानते हैं कि मेल के पास क्या है? X है और Y है, जबकि फीमेल के पास क्या है? दोनों एक ही चीज है, X है और X है। तो इस कंडीशन में फीमेल कभी भी देगी तो X से देगी, उसके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं है। और बेटा होने के लिए X के साथ अगर ये एगो X दे दी, इसमें का एगो Y मिल गया, XY हो गया, बेटा हो जाएगा। लेकिन अगर ये X दी और ये भी X दे दी तो इस कंडीशन में क्या होगा? बेटी होगी। तो पुरुष पुरुष निर्धारित करेगा कि X देना है कि Y देना है। हालांकि पुरुष के हाथ में भी नहीं है कि X जाएगा कि Y जाएगा, उस पर भी निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर परसेंटेज बनता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो पुरुष रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पुरुष के पास Y है, महिला के पास तो दोनों हमेशा कंडीशन में सेम ही चीज है, X है, कभी भी देगी तो X से देगी। ई जब Y मिल जाएगा तो बेटा होता है। इसलिए हम लोग का जो समाज में शुरू से जो अवधारणा चला है लोगों का कि बेटा या बेटी के लिए महिला जिम्मेवार है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। और इसी के लिए बायोलॉजी की शिक्षा सब लोगों को जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और बायोलॉजी की शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक लोग समझेगा नहीं, और ये गलत अवधारणा लोगों में बना ही हुआ रहेगा। इसलिए शिक्षा में सबसे अच्छा बायोलॉजी को कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, जो सब लोगों के लिए जरूरी कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर का बीमारी सबको होता है, शरीर से रिलेटेड डिसऑर्डर सबको होता है। और मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट जो सजीव के बारे में, आपके शरीर के बारे में पढ़ाता है, बाकी जितने भी विषय हैं उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, फिजिक्स की बात करेंगे तो दैनिक जीवन में जो घटना होता है उससे जुड़ा हुआ है, खाना पीना जो बनता है वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शन से। मैथ की बात करेंगे तो सामान जोड़ने, हिसाब जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा दैनिक जीवन की बात करेंगे तो दैनिक जीवन में किसी भी विषय का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बायोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंडीशन में, इसलिए बायोलॉजी को कंपलसरी एजुकेशन में सरकार को शामिल करने की जरूरत है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण, जिससे ह्यूमन हेल्थ, जिससे पारिवारिक, जिससे डिजीज, ये सारे कंडीशन पे कंट्रोल आदमी का हो सके। इसलिए यह शिक्षा जरूरी होता है। चलिए देखते हैं ह्यूमन
ह्यूमन shows human shows XY type of sex, XY type of sex determining mechanism, sex determining mechanism। ठीक है, ह्यूमन के पास क्या होता है, XY टाइप का मैकेनिज्म होता है, और यही लिंग निर्धारित करने के लिए जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में क्रोमोजोम की संख्या 46 होता है, लेकिन 46 कभी भाग नहीं लेता है। जब भी भाग लेना होता है 46 का आधा भाग लेता है, मतलब 23 को भाग लेता है। 23 को मेल की तरफ से आ गया, 23 को फीमेल की तरफ से आ गया, और दोनों मिलकर 46 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आधा जो क्रोमोजोम होगा, अगर XY है तो वही दोनों में से कोई एक जाएगा। महिला का XX है तो दोनों में से कोई एक जाएगा। अब जब दोनों एक ही जाएगा तो उस कंडीशन में क्रोमोजोम भी आधी हो जाएगी। और इसके लिए तो ये चीज हो गया, आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम 22 आर ऑटोजोम। 22 क्या है, ऑटोजोम है, समान है। ठीक है, सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब 22 को जो जोड़ा होगा वो मेल और फीमेल में क्या होगा, समान होगा। सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। बात समझ गए। 23 को जो जोड़ा क्रोमोजोम होता है उसमें से 22 को जोड़ा को हम लोग ऑटोजोम कहते हैं। और ऑटोजोम का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह का फीमेल में होगा उसी तरह का मेल में होगा, इसलिए लिखा गया सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। Female have a pair of X क्रोमोजोम। फीमेल के पास क्या होगा, एक जोड़ा X क्रोमोजोम होगा, जबकि मेल have an X and Y क्रोमोजोम। X and Y क्रोमोजोम, मेल के पास क्या होगा, X और Y क्रोमोजोम होता है। ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट। मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट। मेल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म बन रहा होता है मेल के अंदर, तो प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है, उसके अंदर दो तरह के गैमेट बनते हैं और दोनों की जो प्रायिकता होती है वो समान होता है। अगर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्पर्म जो कैरी करता है, कैरिंग X एंड ए Y क्रोमोजोम, ठीक है, X एंड Y क्रोमोजोम। जब भी स्पर्म होगा वह या तो X होगा या Y होगा। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता की बात करेंगे। प्रायिकता मतलब हो गया कि जितना मात्रा इसकी हो सकता है उतना ही मात्रा। अब ये निर्भर ये करता है कि X जाएगा कि Y जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। इसी में का है प्रोबेबिलिटी, इसी का है प्रोबेबिलिटी के बाद इसको लिखना है। ड्यूरिंग, अब बात करते हैं फीमेल का। ड्यूरिंग ओजेनेसिस की मतलब हो गया ओवरी के अंदर ओवम बनने की प्रक्रिया, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया, ओजेनेसिस। फीमेल प्रोड्यूस
फीमेल प्रोड्यूस only one type of gamete, only one type of gamete, ठीक है, only one type of gamete। फीमेल हमेशा जो प्रोड्यूस कर सकती है एक ही टाइप की गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, हैविंग एक्स क्रोमोसोम, जिसमें केवल एक्स ही क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो ये बात मेल के लिए हो गया, ये बात फीमेल के लिए होगा। आगे, एन ओवम फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म carrying X chromosome, carrying X chromosome develops into सेकेंड पॉइंट में मेल के बाद क्या लिखे हैं, मेल एंड फीमेल लिखा है, मेल के बाद लिखा है एंड फीमेल। डेवलप्स ड्यूरिंग ओवम फर्टिलाइज स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम develop into a female, XX, and ovum fertilized by the sperm, carrying Y chromosome develop into a male, Y chromosome develop into a male, develop into a male मतलब X एंड Y, X और Y। चलिए बात को समझिए। पहला बात कहा कि ह्यूमन सो XY क्रोमोसोम, ह्यूमन जो भी होगा, ह्यूमन की बात करेंगे तो मेल फीमेल दोनों आता है, लेकिन सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यही एगो फैक्टर बनता है, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म, मतलब सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म के लिए जो बनता है। ठीक है, अच्छा रुक जाए, ठीक है रुक जाते हैं। कैसर कुछ बोल रहे हो क्या? माइक टाइप करके बोलो। VVI 5 मार्क्स, बिहार बोर्ड एंड CBSE। चलिए समझिए, ह्यूमन मतलब मनुष्य, सोज मनुष्य में अगर सेक्स डिटरमिनेशन की बात करेंगे तो XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म, यही एगो टाइप है जिससे हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या हो। आउट ऑफ द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हम लोगों में 46 क्रोमोसोम होता है, उसमें से 23 जोड़ा कह सकते हैं उसको, या 46 कह सकते हैं, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम, जिसमें से 22 जोड़ा क्या होता है, पुरुष में भी और महिला में भी समान होता है, और एक जोड़ा जो अलग होता है वो पुरुष में होता है, मतलब 22 जोड़ा पुरुष का भी सेम है और महिला का भी सेम है, लेकिन एक जोड़ा पुरुष का क्या है, अलग है। 22 जोड़ा जो सेम है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। ठीक है,
फीमेल के पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, कैसे मतलब पेयर में, इसलिए इसको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर। मेल हैव एक्स वाई क्रोमोसोम, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए हम उसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर। ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, जब पुरुष के अंदर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है, तो मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट, मेल हमेशा 2 टाइप का गैमेट का निर्माण कर सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, एक वो एक्स और दूसरा वाई। एक स्पर्म में क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा और वाई मिलेगा। अब आगे, ड्यूरिंग ओजेनेसिस, जब ओवम मतलब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है अंडाशय में, फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, फीमेल एक ही टाइप की गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, और वह भी क्या होगा, एक्स एक्स होगा, हैविंग एक्स क्रोमोसोम, केवल एक्स ही होगा। एंड ओवम फर्टिलाइज विथ स्पर्म, जब महिला का ओवम मतलब अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु मतलब स्पर्म दोनों मिलता है, ठीक है, कैरिंग एक्स क्रोमोसोम डेवलप इनटू फीमेल, अगर फीमेल में एक्स दे दी और मेल एक्स दे दिया तो उस कंडीशन में एक्स एक्स हो जाएगा। एंड ओवम फर्टिलाइज विथ स्पर्म वाई क्रोमोसोम, अगर एक्स वाई के साथ फ्यूज कर गया तो इस कंडीशन में डेवलप जो करेगा वो मेल हो जाएगा, मतलब बेटा होगा, और इस कंडीशन में क्या होगी, बेटी होगी। अब समझिए बात कि कैसे होता है, इसको मिटा दे, क्रॉस के माध्यम से इसको क्रॉस बनाना है, एग्जाम में भी जैसे बना रहे हैं सेम टू सेम उसी तरह से एग्जाम में भी बनाइएगा। अभी तक नहीं हुआ है तुमको? एगो मोबाइल में 3 आदमी देख के बैठ के लिखोगे तो ये दिक्कत होगा। जल्दी करो, तुम्हें लिए रुके हुए हैं। गुप्ता जी बोलना ये बंद कर दिए हैं। अच्छा, 4 दिन। क्या लोकेश बहुत हंस रहा है तुम, लिपस्टिक लगा के। चलिए, अब देखिए, फादर होगा एक तरफ और एक तरफ मदर। पार्टिसिपेशन जो होगा उसमें 43 जोड़ा का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, 22 जोड़ा का होगा, क्योंकि 22 जोड़ा ही क्या होता है, ऑटोजोम होता है, इसलिए 22 जोड़ा का ही पार्टिसिपेशन होगा। 44, 22 जोड़ा का मतलब हो गया 44 प्लस एक्स वाई, ये फादर का है। मदर की बात करेंगे तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये हो गया। ये क्या हो गए, तो पेरेंट्स हो गए, ये हो गया माता पिता, पेरेंट्स हो गए। अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, जितना बात बोले हैं वही सब बात बता है। इसमें क्या चल रहा है, ओजेनेसिस, ठीक है, ये दोनों प्रक्रिया इनमें चल रही है। अब इससे क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, जो अलग अलग लिखे ये इसको कहते हैं जीनोटाइप, ये दोनों का अलग अलग जीनोटाइप है। अभी दोनों बढ़ जाएगा, जैसा कि हम लोग बांटे हैं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स,
पहला वाले को पहला वाले से क्रॉस कर देंगे तो 44 प्लस एक्स एक्स, और ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। ये गैमेट हो गया। अभी मिल के क्या बना, तो ये हम लोग का मान ली पहला जनरेशन हुआ। इसमें एक ही जनरेशन तक बात रखनी होती है, ज्यादा जनरेशन हम लोग को कराना नहीं है। तो ये जो एक्स एक्स आया, ये कैसी चाइल्ड होगी, तो फीमेल चाइल्ड होगी। फीमेल चाइल्ड होगी मतलब बेटी होगी। और उसमें जो आ गया ये क्या हो गया, मेल चाइल्ड हो गया, या कह सकते हैं सन हो गया, और ये डॉटर हो गया। तो ये दो चीज में बदल जाता है। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, पुरुष एक्स दे दिया तो बेटी, वाई दे दिया तो, लेकिन ये कभी भी दी तो एक्स दी सकते। इसलिए रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होता है 50% के अप्रोक्स। रिजल्ट होगा 50% के अप्रोक्स में। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर मिटा के एक पॉइंट है उसको कर देते हैं। एग्जाम में ऐसे बनाना है। पांच नंबर ही बना लोगे, फिक्स हो गया। जितना बात बोले हैं एकदम सटीक बात सब है, इसको काट नहीं सकते। एक आदमी का हो गया, सबका हो गया क्या, एकता हो गया। चलिए, अब लास्ट कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं। इशारा क्रॉस करने के बाद किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये बात को लिखिए और 5 नंबर सीधे उठा लीजिए। लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या पे पहुंचते हैं। हेंस it is evident that genetic constitutions of sperm determines the sex of the child, in every pregnancy, there is always 50% probability of either male and female child, so it is not correct to blame women, ये हम लोग कभी ब्लेम नहीं कर सकते वोमेन फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड। सर आपका नेट काम नहीं कर रहा है।
मेरा नेट धोखों से गड़बड़ नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरा नेट काम कर रहा है, अपना नेट देखो। चले नावे तंगन में टेढ़। नया बहुड़िया को आई घर में, धक्का लग गया उसको बरामदा पर जाके वो दीवार में। तो सास को कहती है कि अहाँ जे अंगना बनेले छी तो पूरा टेढ़े टाढ़ बना देले छियै। तो सास रिप्लाई करती है चले ना आवे तो अंगन में टेढ़। बस उसके बाद क्या था, मार फंस गया। कंक्लूजन देखेंगे, चलिए कंक्लूजन पे विचार करेंगे हम लोग। कंक्लूजन क्या कहता है, हेंस इट इज एविडेंट दैट, यह निष्कर्ष पहुंचते हैं कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो अनुवांशिक जो कंस्टिट्यूशन है, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यह डिटरमाइन करता है कि बच्चा जो है सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा। इन एवरी प्रेगनेंसी, जितने प्रेगनेंसी होती है, देयर आर ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी, मतलब 50% चांस तो ऐसा जरूर होता है कि तो मेल होगा या फीमेल होगा चाइल्ड। सो इट कैन करेक्ट टू ब्लेम, ठीक है। इट इज नॉट करेक्ट, यह कभी करेक्ट नहीं है कि हम ब्लेम करें किसको, वोमेन को। वोमेन को कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड। अगर बेटी जन्म ले लिया तो तोरे वजह से ही हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के पास तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, क्रॉस कराना बहुत जरूरी है, शुरू में जो लिखे हैं वो कराना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको कराना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ह्यूमन में हो गया। अब एक और पढ़ना था आपको हनी बी में, ठीक है, हनी बी में पढ़ना था। सब लोगों का हो जाएगा तो बोलिएगा, टाइम है, हनी बी पढ़ा ही देते हैं। हो सकता है कि कल भी बंद रखे, कल परसों, क्योंकि हमको एक पेशेंट को दिखाना है, और तुम लोग पेमेंट खाली नहीं करो तो हम बंदे कर देंगे। चलिए, सबसे तेज रफ्तार में आपका बायोलॉजी चल रहा है, इतना तेज रफ्तार में ना कोई सब्जेक्ट चला है ना चलेगा, इतना तेज। जेनेटिक्स में टीचर 3 महीना लगाता है, और तुम्हारा जेनेटिक्स इतना फास्ट चल रहा है कि हमको लगता है कि एक सप्ताह नहीं, 3 से 4 क्लास में आपका जेनेटिक्स हम खत्म कर, मतलब पहला 5वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एनसीईआरटी आप मिला सकते हैं, एक वो टॉपिक आपको नहीं छूटेगा। आपको ये भी विश्वास नहीं हो कि सर कहीं छोड़ के पढ़ा रहे होंगे, तो बिल्कुल नहीं। आप एनसीईआरटी देखिए, अगर एक टॉपिक छूट गया तो फिर कहिए। चलिए, अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब ह्यूमन में देख लिए थे, अब किस में देखना है, हनी बी में देखना है। यही टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मनुष्य के बदला अब यहाँ पर हो जाएगा मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी के पालती है, अंजलि मधुमक्खी पालती है नहीं। देखिए, हनी बी, हनी मतलब हो गया मधु, और बी मतलब हो गया मक्खी। हनी बी सोज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लोडैप्लॉइड, सॉरी इसको ठीक कर, हैप्लोडैप्लॉइड, हैप्लोडैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, सेक्स डिटर्मिनेशन
मिनेशन सिस्टम ऑफ springs formed from union of sperm and egg develop as a female queen or worker which are diploid having 32 क्रोमोसोम तो अब याद रखिएगा हनी बी में क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है, ठीक है। और फीमेल जो होती है वह क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। अनफर्टिलाइज्ड मतलब जो फर्टिलाइजेशन जिसका नहीं होता है, बट अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप्ड बाय unfertilized egg developed by parthenogenesis from male या ड्रॉन which are haploid जो कि क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, having 16 क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम। मेल प्रोड्यूस sperm by mitosis so they neither have father nor sons but have grandfather and grandsons। देखिए हनी बी मतलब मधुमक्खी सो हैप्लोडेप्लॉइड का मतलब सिंगल या 2n, सिंगल रहेगा तो हैप्लॉइड और 2n रहेगा तो दोनों कंडीशन इसमें बनता है कल NB और 2NB सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के लिए। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म मतलब जो बच्चे जो निर्माण होते हैं फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। हम लोग जानते भी हैं कि स्पर्म और एग के मिलने से ही बच्चे का निर्माण होता है, स्पर्म और एग के मिलने से ही इसका निर्माण होता है।
क्वीन एंड वर्कर। तो कह रहा कि ऑफिसिंग फॉर्म बाय यूनियन और पेस्पर्म में डेवलप एज ए फीमेल, ठीक है, फीमेल का डेवलप हो जाता है। विच आर डेप्लॉइड हैविंग 32 क्रोमोजोम, जिसके पास क्रोमोजोम की संख्या 32 होती है, मतलब हनी बी में क्रोमोजोम की संख्या 32 होगी। तो इसका मतलब 32 का 32 तो भाग नहीं लेगा, जब भी भाग लेना होगा तो आधा लेगा, मतलब 16 लेगा। तो अनफर्टिलाइज एग, अगर एग फर्टिलाइज नहीं करता है तो अनफर्टिलाइज एग डेवलप्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस टू फॉर्म मेल। जो एग डेवलप नहीं किया, मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से हुआ क्या बन जाता है, मेल बन जाता है। मतलब एग ही एग पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एग अपने आप मेच्योर होकर बच्चा बन जाए, इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ये एक प्रक्रिया है। तो हनी बी में क्या होता है कि जो एग डेवलप्ड होता है, कुछ एग ऐसे होते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अनफर्टिलाइज होता है, और डेवलप करके क्या बन जाता है, मेल बन जाता है, जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं। विच आर हैप्लॉइड, जिसके पास क्रोमोसोम क्या होता है, मात्र 16 ही वो होता है, ठीक है। मेल प्रोड्यूस स्पर्म, अब मेल प्रोड्यूस करेगा क्या, स्पर्म, किस प्रक्रिया से, माइटोसिस से, ठीक है। दे नाइदर हैव फादर नॉर सन्स बट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स। यह एक जनरेशन नहीं, कई जनरेशन तक अपना जनरेशन को बढ़ा सकता है, ठीक है। मतलब फीमेल मर जाएगी लेकिन यह जिंदा ही रहेगा। तो ऐसा कंडीशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्रॉस है, ये हो गया सबका ना, क्रॉस थोड़ा सा देख लीजिए। टॉपिक को हो गया, सब लोग ध्यान से कुछ कुछ कर दीजिए, आर्थिक स्थिति अपना भी देखते हुए और मेरा भी देखते हुए, हमारी भी जरूरत है। चलिए, आज का गर्मी बहुत है, ठीक है, हम इधर से जो है ना बर्फ भेज देते हैं, माथा पर धर लेना। घर में बैठ के पढ़ रहा था, गर्मी लग रहा है, कोचिंग पर जाके पढ़ता था, इसको ठंडा लगता। फीमेल, इधर हो गया मेल। फीमेल के पास जानबे करते हैं कितना क्रोमोजोम, तो 32 गो क्रोमोजोम। लेकिन हमने क्या बोला कि मेल हमेशा हैप्लॉइड होगा, मतलब 16 क्रोमोजोम, ठीक है। इसके पास मात्र 16 गो क्रोमोजोम होता है, ठीक है। अब इसमें भी माइटोसिस की प्रक्रिया चल रही है, कोशिका विभाजन की। माइटोसिस क्या होता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, कोशिका की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया। तो इसमें भी माइटोसिस चल रहा है। तो माइटोसिस से क्या हो गया कि 32 गो टूटकर 16 गो और 16 गो बट गया, 16 क्रोमोजोम, इधर भी 16 क्रोमोजोम, दोनों तरफ 16 क्रोमोजोम, इधर भी 16 क्रोमोजोम हो गया। और उधर मेल की बात करेंगे तो मेल के पास ऑलरेडी 16 को क्रोमोजोम था, ठीक है। माइटोसिस हुआ, यही डेवलप कर गया, 16 क्रोमोजोम रहेगा, 16 क्रोमोजोम। देखिए माइटोसिस से उसमें संख्या नहीं बढ़ा, जो है सो ही रह गया। अब इसमें क्या होगा, इसका एगो 16 और इसका एगो 16 मिल जाएगा, और कितना बना देगा, अब 32 को बना देगा, 32 क्रोमोजोम हो जाएगा, और ये हो जाएगा फीमेल, 32 क्रोमोजोम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाए या क्वीन हो जाए, ठीक है। फीमेल को काम नहीं मिला तो वर्कर बन गई, और फीमेल को काम मिल गया, रिप्रोडक्शन करने लगा तो क्वीन बन गई, यही होता है, ठीक है। इसमें से हो सकता है कि इसमें से ये अगर बचा हुआ रह जाएगा तो ये बाद में फिर क्या हो जाएगा, मेल बन जाएगा, क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये मेल हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। ये ऊपर में क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, तो कहेगा मेल के पास कितना क्रोमोजोम था, 16, फीमेल के पास कितना क्रोमोजोम, 32। मेल बनाने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है। फीमेल बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। क्या ये 16 गो रह गया, ये क्या होगा, ये बाद में बन जाएगा मेल, क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। मेल, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रोन कर सकते हैं, मेल कहिए ड्रोन कहिए,
नहीं, उनके यहाँ बर्फ गिर रहा है। अच्छा देखिए, गुप्ता जी खुश हो गए लगता है। ठीक है, हाँ मेरे यहाँ बर्फ गिर रहा है, हम बर्फ में ही बैठ के, नीचे में पूरा बर्फ है, उस पर हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको पूरा एसी लग रहा है ना। तुम लोग को बड़ा कष्ट हो रहा है, घर में बैठे बैठे तकिया तकिया पर गर्दन धर के पढ़ रहे हो, बड़ा गर्मी लग रहा है, टेंशन लग रहा है। यहाँ हम खड़ा होके 1 घंटा से चिचिया रहे हैं, ऐसे में मोबाइले में घुस के कपार फोड़ेंगे। ठीक है, तो कहिएगा कि मेल के लिए क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। मेल के लिए क्या जरूरी है? तो मेल के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। क्या होता है जल्दी बताइएगा? तो जब कोई मेल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही बाद में मेल बन जाता है। फीमेल के लिए क्या जरूरी है? हाँ फीमेल के लिए जरूरी है। फीमेल क्वीन कब बन जाती है और वर्कर कब बन जाती है? तो फीमेल नहीं रहे तो अब क्वीन बनती है, और छाता में एगो क्वीन पहले से है तो क्या बन जाएगी? ये फीमेल वर्कर बन जाएगी। वर्कर मतलब छाता का देखभाल करने वाले है। तो छाता में सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? तो वर्कर की होगी। उससे कम किसकी होगी? तो ड्रोन की होगी। और सबसे कम किसकी होगी? क्वीन की होगी। क्वीन छाता में क्या होगा? एगो होगा। वर्कर कितना होगा? ढेर सारा होगा। ठीक है, और ड्रोन क्या होगा? 4-5 गो हो सकता है। यही चीज है। ठीक है, अगर इस फीमेल कोई उस वर्कर में से कोई वर्कर सोचेगी कि नहीं हमको अपना घर बनाना है, ये छाता फुल हो गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें से कोई वर्कर जो होगा इस पुरुष के साथ, इस ड्रोन के साथ भाग जाएगी और नया छाता बना देगी। ठीक है, उस छाता में नहीं रहेगी, क्योंकि एक छाता में एक ही रानी रह सकती है, दूसरा नहीं रह सकता। जैसे एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, उसी तरह से एक छाते में एक ही रानी रह सकती है। ठीक है, तो अब रानी एक ही को है, अब जो रानी बन गई सो बन गई, और जो नहीं बनी सब रानी का दासी बन गई, मतलब वर्कर हो गई। ठीक है, इसी में से एगो ड्रोन के साथ क्या होगा? इसका चक्कर चलना शुरू हुआ, दोनों भाग जाएगा और नया एक छाता बना के रहना शुरू करेगा, वहीं पर अपना बच्चा उच्चा जनसंख्या बढ़ाएगा। ऐसा ही फिर खानदान खर खानदान बढ़ता चल जाएगा मधुमक्खी का। चलिए, ये प्रोसेस आपका समाप्त हो गया। काहे बहस कर रहे हो तू लोग? यही सब करते हो? तौफीक, चलिए तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अगले दिन हम लोग, हो सकता है क्लास हो तो नहीं हो, कोनो ठीक नहीं है, क्योंकि हमको काम हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर जो जितना हो सके थोड़ा सा पेड कीजिए, कुछ भी पेमेंट। चलिए, यहाँ तक रहने देते हैं आज का क्लास, और कल अगला दिन जो जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन अगला टॉपिक होगा पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस अगला टॉपिक लिख लीजिए, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है, जिसमें ये बताएंगे कि कोई एगो खानदान में कोई अगर पागल है तो क्या कितने वंश के बाद कोई दूसरा पागल जन्म लेगा। ठीक है, खानदान में कितना पागल हो सकता है। ठीक है, पागलों के समूह कैसे बन सकता है। ठीक है, कितना जनरेशन में कौन कितना और कितना परसेंटेज पागल हो सकता है। तो ये पागल के लिए अगला क्लास हम पेडिग्री एनालिसिस बताएंगे। ठीक है, सारा पागल तैयार रहे। चलिए, तो हो गया, तो आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, हम एसी में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भी गर्मी में पढ़ा रहे हैं। बहस तो लोग बहुत मार दिए हो। चलिए, तो मिलते हैं कल। ठीक है, लोकेश लिपस्टिक लगा के फिर हंसा। चलिए, अच्छा आई बार दांत साफ करके हंसा है, नीम से दांत साफ किया, पेप्सोडेंट से दांत साफ करके हंसा, कोलगेट। हाँ ठीक है, दांत साफ हो गया। चल, अगले दिन मिलते हैं। दांत साफ हो गए हैं, अब तो दिल लेके नाचने लगा ये लड़का। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। लीव हो जाइए, लीव हो जाइए, जल्दी लीव हो जाइए, लीव हो जाओ जल्दी जल्दी सब लोग।